Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshita, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. Make sure you subscribe our channel. So welcome back. हम यहाँ पे आज लेकर आए हैं फिक्स लॉ की वीडियो, जो कि कॉन्टिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो की डिफ्यूजन के बारे में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने चैनल में एक नया चेंज किया है. अब आप वीडियो के साथ मुझे भी देख सकते हैं. हमने ये चेंज इसलिए किया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग हो सके. आपके साइड से भी अगर हमें इंटरैक्शन और एंगेजमेंट मिल सके कमेंट्स में तो बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप हमें कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए, टॉपिक्स चाहिए जिन पे आपको वीडियोस चाहिए. और साथ में हम अपने लाइव सेशंस भी शुरू करने वाले हैं जिसमें आप लाइव हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो अगर आपको ऐसे सेशंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए. तो अब हम फिक्स लॉ की वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन है ये वीडियो. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देखिए. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन की क्या फोर्स या एनर्जी होती है, और नेट डायरेक्शन क्या होता है डिफ्यूजन का. अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन कब रुकता है, कब स्टॉप होता है. ये दोनों ही आंसर्स आपको एक लॉ से मिल सकते हैं जिसे हम फिक्स लॉ कहते हैं. नाउ अगर हम पहले फिक्स लॉ से पहले हम जानेंगे डिफ्यूजन रेट क्या होता है. पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन रेट क्या होता है. तो इस स्लाइड में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर में मैंने एक बैरियर बनाया है जो कि दो गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, दो साइड्स को, साइड 1 और साइड 2 को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एरियाज क्या है, एयर फील्ड है, साइड 1 भी और साइड 2 भी. और यहाँ पे दोनों में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन शो करी है रेड डॉट्स का यूज करके. तो अगर हम ये कहें, अगर हम सपोज करते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की साइड 1 पर, अगर वो 40 मोल्स हैं 100 ml ऑफ एयर में, तो अगर आप यहाँ पे मोल्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं. अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज. और दूसरी साइड अगर आप बोलते हैं कि 100 ml में ही 20 मोल्स प्रेजेंट हैं गैस के, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गैस यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि दोनों साइड्स के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, वो अलग है. तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ का कंसंट्रेशन कम है उनको माइनस करके. तो यहाँ से आपका 40 माइनस 20 यानी कि 20 मोल्स का डिफरेंस जो है साइड 1 और साइड 2 में है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के टर्म्स में. नाउ इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में नेट डिफरेंस होता है उस डायरेक्शन में ही डिफ्यूजन होता है. इसका मतलब डिफ्यूजन आपका साइड 1 से साइड 2 की तरफ होगा. अब अगला क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन कब तक होगा. तो सपोज कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, साइड 1 में 40 था और साइड 2 में 20 था. यहाँ पे अब डिफ्यूजन स्टार्ट होने के बाद 10 मोल्स जो है वो साइड 1 से साइड 2 में जा चुके हैं. तो अब साइड 1 में 30 मोल्स बचे हैं और साइड 2 में 30 मोल्स हो गए हैं. तो अब यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों साइड्स का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0. तो यानी कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया है, 0 हो गया है. तो जो नेट डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, अब रुक जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखनी है कि डिफ्यूजन हमेशा होता रहता है, दोनों डायरेक्शंस में ही होता रहता है. बट जो नेट डिफ्यूजन है अल्टीमेटली वो आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है. अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0 हो गया है तो नेट डिफ्यूजन भी 0 हो जाएगा. तो पहले डिफ्यूजन जो था वो साइड 1 से साइड 2 की तरफ ज़्यादा हो रहा था, साइड 2 से साइड 1 की तरफ कम हो रहा था. अब जो डिफ्यूजन है 10 मोल्स का जो हो चुका है, उसके बाद दोनों ही डिफ्यूजन जो है, दोनों तरफ जो डिफ्यूजन हो रहा है वो सेम हो रहा है. तो देयर इज नो नेट डिफ्यूजन विच इज हैपनिंग राइट नाउ. अब सपोज आप, अच्छा ओके, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल मूव और हाउ मेनी ऑक्सीजन
मोल्स हैव मूव्ड, सो 10 मोल्स हैव मूव्ड, 10 मोल्स का मूवमेंट जो है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेट जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो चुका है। अब जितने मोल्स साइड 1 से साइड 2 की तरफ जा रहे हैं उतने ही मोल साइड 2 से साइड 1 की तरफ आ रहे हैं, तो नेट जो है वो 0 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम। सो सपोज कि आपका जो 10 मोल्स थे वो 10 सेकेंड्स में डिफ्यूज हो गए, 10 सेकेंड्स में आपके 10 मोल्स डिफ्यूज हो गए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन की स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर जो हम एक टर्म जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फ्लो। तो अगर आप देखेंगे 10 मोल्स 10 सेकेंड में डिफ्यूज हुए हैं साइड 1 से साइड 2 की तरफ, तो यानी कि एक मोल 1 सेकेंड में डिफ्यूज हुआ होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ द डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन रेट, जिसकी यूनिट होती है मोल्स पर सेकेंड। नाउ जो आपका, अगर अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके बैरियर का एरिया 100 मीटर स्क्वायर था, मतलब जिस बैरियर के थ्रू जो है आपकी गैस एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, उस बैरियर का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। तो अगर अब मुझे ये जानना है कि पर मीटर स्क्वायर से कितनी गैस डिफ्यूज हुई है, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगी, 100 मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि 0.01 मोल जो है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से डिफ्यूज हुआ है। इसे हम कहते हैं फ्लक्स, जिसकी यूनिट होती है मोल्स पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे जो आपका फिक्स लॉ होता है वो डिफाइन करता है कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो फ्लक्स जो होता है अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, विच इज C1 माइनस C2। तो अगर आप ओके, सो अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप ले रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो साइड 1 से साइड 2 की तरफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ साइड 1 के, और फ्लक्स जो है वो साइड 2 से साइड 1 की तरफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन साइड 2 के। तो नेट फ्लक्स कैसा होगा, नेट फ्लक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के कंसंट्रेशन डिफरेंस के, जो कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में दिया गया है। ना ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये रिमूव किया जाता है एक कांस्टेंट डाल के, जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। अब परमिएबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, हमें पता है कि क्या डिफ्यूज कर रहा है, गैस डिफ्यूज कर रही है, किसके थ्रू डिफ्यूज कर रही है, क्या क्या चीज़ है जो पास कर रही है, वो कर रही है बैरियर को पास। तो यानी कि ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के अंदर होती है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कि जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फ्लक्स की यूनिट परमिएबिलिटी कोफिशिएंट सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है। फ्लो जो होता है वो फ्लक्स इनटू एरिया, एरिया ए इज द एरिया ऑफ द बैरियर। नाउ व्हाट इज परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, ये होता है आपकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय मेम्ब्रेन थिकनेस। मेम्ब्रेन थिकनेस मतलब बैरियर की थिकनेस, आपका बैरियर कितना मोटा या पतला था। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है वो गैस के बारे में बात करता है, इसकी बात हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। बीटा क्या होता है, बीटा होता है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि आपने क्या करा है कि आपने दो सॉल्वेंट्स लिए हैं, एक सपोज आपका वाटर है और एक आपका दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन वगैरह या फिर कोई हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने इन दोनों में क्या डाल दिया है, सोल्यूट डाल दिया है, सेम सोल्यूट डाल दिया है। तो अब आप देखना चाह रहे हैं कि कितना सोल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व है डिवाइडेड बाय कितना सोल्यूट जो है वो आपका वाटर में डिजोल्व है। तो ये एक रेशो है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है और वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस का पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू वाटर। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट जो है देखते हैं कि ये फिक्स लॉ है। अब रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में फिक्स लॉ को कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं।
यहाँ पे जैसे कि डिफ्यूजन रेट हमने देखा कि मोल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, बट यहाँ पे डिफ्यूजन रेट वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना वॉल्यूम गैस जो है पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में या एक मिनट में डिफ्यूज हुई है बैरियर के थ्रू, उसे जो है ये लोग एज अ डिफ्यूजन रेट कंसीडर करते हैं। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि डिफ्यूजन का जो रेट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस मूविंग पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के। हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो उसके थ्रू यहाँ पे ये फॉर्मूला निकलता है जहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है रिप्लेस होता है बाय DL विच इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग या फॉर लंग, एंड P1 एंड P2 जो है वो आपका पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग क्या कंसीडर करता है, जैसे आपका परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है उसी टाइप से यहाँ पे गैस की प्रॉपर्टीज और आपकी बैरियर की प्रॉपर्टी और कैसे गैस बैरियर के साथ इंटरेक्ट करती है वो भी इसके अंदर आता है। तो हम अभी देखेंगे कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है। अब उससे पहले की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोल्स हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इसका प्रेशर से टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। ये अगर प्रेशर या टेम्परेचर आप चेंज भी कर देते हैं सराउंडिंग का तो भी मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। पर जब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए हमने मोल से वॉल्यूम भी निकाला है ना, तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से टेम्परेचर से बहुत चेंज होती है। इसलिए जो वॉल्यूम गैस की अंदर है बॉडी की वो अलग होगी और जो वॉल्यूम सेम गैस की जो बाहर है वो अलग होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर प्रेशर अलग है, अंदर का टेम्परेचर प्रेशर अलग है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कन्वर्जन मेथड्स यूज करे जाते हैं, ATPS, BTPS एंड STPD। तो इसके लिए एक अलग वीडियो जो होती है वो चाहिए होती है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिकली आपके प्रैक्टिकल्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ATPS BTPS पे वीडियो चाहिए। नाउ इसके बाद हमने अभी तक एक होमोजीनियस बैरियर के बारे में बात की है, पर लंग में ऐसा नहीं होगा। लंग में कैसा होगा, लंग में बहुत सारे बैरियर्स होंगे और उन बैरियर्स की प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। तो देयर आर ऑलमोस्ट 12 बैरियर्स, 12 बैरियर्स जो हैं वो आपके होते हैं किसके बीच में, एल्वोलाई के बीच में, यानी कि जो हवा एल्वोलाई में है और जो आपकी RBC है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 12 बैरियर्स होते हैं। और इन 12 बैरियर्स की 12 डिफरेंट डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि बैरियर की प्रॉपर्टी क्या है। बैरियर की प्रॉपर्टी जैसे कि बैरियर कितना मोटा है, उसकी थिकनेस, बैरियर की क्या एरिया है जिससे डिफ्यूजन हो रहा है, फिर गैस कितनी सॉल्युबल है उस बैरियर में, ये भी अलग है। अगर हम एक ही गैस के बारे में बात करें तो एक गैस कितनी सॉल्युबल है डिफरेंट बैरियर्स में। अगर हम डिफरेंट गैसेस के बारे में बात करें तो हमें मॉलिक्यूलर वेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और कैसे गैस और बैरियर साथ में इंटरैक्ट करते हैं वो भी करना होगा। तो इसलिए ही 12 डिफरेंट बैरियर्स की 12 डिफरेंट डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है, जो अल्टीमेटली आपको ये बताती है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो भी है बिटवीन आपके एल्वोलाई एयर में और ब्लड में, उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को लेकर कितना वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का एल्वोलाई से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा या डिफ्यूज हो पाएगा उतना। तो ये आपको पता चलता है क्योंकि आपको डिफ्यूजिंग कैपेसिटी पता है हर बैरियर की। ना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है गैस की, मैंने अभी बताया। मॉलिक्यूलर वेट, सो ग्राम्स लॉ कहता है कि डिफ्यूजन जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि डिफ्यूजन उतना ज़्यादा धीमा होगा जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा गैस का। सॉल्युबिलिटी, सो यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। अब इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है इन द ब्लड प्लाज्मा। तो पहले इनको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो पास होने पड़ रहा है बैरियर से, क्या होना पड़ रहा है, पास होना पड़ रहा है। तो बैरियर से पास होने के लिए पहले इस बैरियर में इंटर करना पड़ेगा, इसमें सॉल्युबल होना पड़ेगा, फिर इस बैरियर में इंटर करके सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे वो कितना सॉल्युबल होगा, अगर यहाँ पे 100 mmg का पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो इस पार्शियल प्रेशर पे इस मीडियम में वो कितना सॉल्युबल होगा वो आपको हेनरीज लॉ के थ्रू बताया
जा सकता है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे कितना सॉल्युबल होगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे कितना एंटर करेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा एक गैस किसी बैरियर में सॉल्युबल होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी, उतना ही जल्दी वो डिफ्यूज होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस। सो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस जो है, अभी हमने जो दो प्रॉपर्टीज है गैस की उसको मिला के बनता है, जिसमें सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होगा। डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कोफिशिएंट बॉडी फ्लूइड्स में 1 मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 1 है, तो दूसरे गैसेस का डिफ्यूजन कोफिशिएंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या है, वो इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे कि 20.3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। सो दिस इज बेसिकली शोइंग कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो 20 टाइम्स मोर है ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूजिबल है ऑक्सीजन से, कितनी ज़्यादा, 20 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूजिबल है। तो अगर आपको याद हो कि हमने सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उसमें हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड की 20 टाइम्स मोर होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होती है वाटर में। सो यहाँ पे उसी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल है, तो एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा डिफ्यूजिबल है। पर दूसरी गैसेस के साथ ऐसा नहीं है, वो कम सॉल्युबल है, कम डिफ्यूजिबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बनाता है आपका परफ्यूजन लिमिटेड टॉपिक समझने के लिए, परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस और डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस के टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ वहाँ के लिए आपको ये स्लाइड ज़रूर याद रखनी चाहिए। ना अगर हम बैरियर्स के बारे में बात करें तो एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन हो पाएगा। अगर 10 मीटर स्क्वायर एरिया है और 100 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 100 मीटर से ज़्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। थिकनेस अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप स्टीप है क्योंकि डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन जल्दी हो रहा है। नाउ जो एक कांस्टेंट है, जो डिफ्यूजन का रिलेशन गैस और बैरियर का इंटरेक्शन बताता है कि वो कैसे इफेक्ट करेगा आपके अल्टीमेटली वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है गैस का डिफ्यूज कर रहा है, उसे हम के कहते हैं। तो अल्टीमेटली फिक्स लॉ आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि डिफ्यूज हो रही है एल्वेलाई से साइटोप्लाज्म और यू कैन से कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, वो डिपेंड कर रहा है आपके के पे, फिर आपकी एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन में into area across for the diffusion, then S is the solubility of the gas divided by the thickness of the membrane into molecular weight of the gas into partial pressure gradient of the gas. So अगर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है डिफ्यूजन के लिए तो नेट डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये एंड है इस वीडियो का। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो गाइड चैनल बोलोगे आप देख सकते हैं इस टॉपिक के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है गैस के, कैसे आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं इन सब के कन्वर्जन के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी समझने में बहुत हेल्प होगी इससे। तो टिल देन कीप लर्निंग।